हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का अगला चैप्टर नंबर 31 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू। ये एनसीईआरटी बायो का 15th चैप्टर है। मैंने सेल चैप्टर में कहा था कि वो 15th चैप्टर है, लेकिन वो 14th चैप्टर था। ये हमारा 15th चैप्टर है और पूरे सीरीज का ये 31st चैप्टर है। ये हमारा चैप्टर है एनिमल टिश्यू और इसमें हम लोग टोटल 100 MCQs कवर करेंगे और इस 100 MCQs को हम लोग इस एक वीडियो में समाप्त करेंगे। बाकी के जो भी पार्ट्स हैं इस सीरीज के अंदर जो मैंने अपलोड किए हैं उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो के ऊपर में राइट साइड में कॉर्नर पर आपको एक आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप उन सारे ही पार्ट्स तक पहुँच सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो, एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको इस सीरीज के उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के पहले सवाल से, इस चैप्टर के पहले सवाल से। सभी सजीव बने होते हैं। सभी सजीव बने होते हैं किससे? कोशिकाओं से, उत्तकों से, ऑर्गन से, अंगों से या फिर अंग तंत्र से। सभी सजीव बने होते हैं कोशिकाओं से। उत्तक तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अंग तंत्र हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिका तो होती ही है। चाहे वो एक कोश के जीव ही क्यों ना हो, एक कोशिका तो उसमें कम से कम होती ही है। तो सारे सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्पॉन्ज। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में। और एनिमल किंगडम के अंदर सारे जीव जो आते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। हमसे यूनिसेलुलर पूछा है तो हमारा आंसर अमीबा हो जाएगा। अमीबा ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर आएगा और प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो भी जीव आते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं डैश कहलाते हैं। इसे कहते हैं उत्तक। उत्तक की ये परिभाषा आपको ध्यान में रखने हैं। यहां से आपके एग्जाम में ग्रुप डी में और एलपी में दोनों में ही पूछे जा चुके हैं। और देखो, जब मैं बोलता हूं ग्रुप डी और एलपी तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एनटीपीसी के एग्जाम में लगभग 10 सवाल पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान से, और जो भी आप यहाँ पर देखते हो करते हो एनसीईआरटी सीरीज के अंदर वो सारे ही इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के परीक्षा के लिए भी। तो ये मत समझना कि मैं एनटीपीसी नहीं बोल रहा हूँ तो एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी संरचना एक समान है, कार्य एक समान है और उत्पत्ति एक समान है, टिश्यू कहलाता है। ये आपको डेफिनेशन अच्छे से याद होने चाहिए, लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखो कि एक टिश्यू में हो सकता है जो कोशिकाएं हैं उनकी संरचना अलग अलग हो और कार्य भी अलग अलग हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जाइलम एंड फ्लोएम, हम इसके बारे में बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके सेल्स जो है अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें एक से अधिक प्रकार के सेल होते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यही मैंने लिखा हुआ है कि एक उत्तक के अंदर हो सकता है कि जो कोशिकाओं की संरचना है वो अलग अलग प्रकार की हो और कार्य भी अलग अलग हो। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन डेफिनेशन के रूप में आप ये ध्यान में रखेंगे। यही बात मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें कोशिकाओं की संरचना, कार्य और उत्पत्ति एक समान होती है उत्तक कहते हैं, लेकिन एक उत्तक में कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य अलग अलग हो सकती है। जो शब्द है जंतु उत्तक ये दिया था बिकट ने। जंतु उत्तक शब्द दिया था बिकट ने, लेकिन पादप उत्तक ये शब्द दिया था ग्रीव ने। आपसे जंतु उत्तक बोल दे या फिर सिंपली उत्तक बोल दे, सिंपली टिश्यू बोल दे, आंसर आपका बिकट ही आएगा। बिकट बोल दो या फिर बिचट बोल दो, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, लेकिन ये जो शब्द है हिस्टोलॉजी ये दिया था मेयर ने। ये दिया था मेयर ने। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहे जाते हैं बिकट। उत्तक शब्द किसने दिया? तो टिश्यू बोल दे या फिर एनिमल टिश्यू बोल दे, आंसर आपका बिकट आएगा। डी हमारा राइट आंसर। उत्तकों के अध्ययन को डैश कहते हैं, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। जो शब्द है हिस्टोलॉजी ये दिया था मेयर ने, लेकिन हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं बिकट। निम्न में से कौन सा एक जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग पादप उत्तक में पढ़ते हैं। जंतु उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं।
एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। हम लोग इस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मस्कुलर टिश्यू के अंदर हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, नर्वस टिश्यू के अंदर हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। मसल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं मस्कुलर सिस्टम में, और न्यूरॉन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम में। तो जो हम लोगों ने वहां पढ़ा था उसी का कुछ हिस्सा हमें इसमें पढ़ने होते हैं, तो ये हम लोग ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये कवर नहीं करवाऊंगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आप देखें मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम, तो ये दोनों ही टॉपिक्स भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। वहाँ हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है और यहाँ उतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं होता है, तो अगर आप वो देख लेते हो तो समझो ये भी कवर है। तो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जो एपिथेलियल उत्तक है इसकी उत्पत्ति हुई है एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, तीनों ही जर्म लेयर से, बाह्य जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से और अंतः जनन स्तर से। संयोजी उत्तक की उत्पत्ति हुई है मध्य जनन स्तर से, पेशी उत्तक की उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से और तंत्रिका उत्तक की उत्पत्ति बाह्य जनन स्तर से। तो ये उत्पत्ति के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि किस उत्तक की उत्पत्ति कौन से जर्म लेयर से हुई है। एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है? प्रोटेक्शन करना है, कवरिंग करना है। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं या फिर कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। जैसे कि जो हमारी स्किन है, स्किन का काम क्या है? एक तो हमारे बॉडी को कवर करके रखी हुई है, दूसरा हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर के वातावरण से। सिक्रीशन का काम, जो भी ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन्स बनाते हैं, जो एंजाइम्स बनाते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। अवशोषण हो गया, छोटी आंत में अवशोषण की प्रक्रिया होती है। माइक्रोविलाई आपने सुना होगा, तो माइक्रोविलाई ये एपिथेलियल टिश्यू के ही सेल्स होते हैं। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है माइक्रोविलाई। तो जहां भी अवशोषण होगा वहां पर आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। नेफ्रॉन के अंदर, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है उसमें आपको मिलेगा। किडनी आप जानते हो उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद डिफ्यूजन, जहां भी डिफ्यूजन होगा, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान क्रॉस करके जाना होगा मेम्ब्रेन को, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये सारे मेन फंक्शंस हो गए एपिथेलियल टिश्यू के। अब हम लोग देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। तो इसमें है स्क्वामस यानी कि शल्की, क्यूबॉइडल यानी कि घनाकार, कॉल्यूमिनर यानी कि स्तंभकार, सिलेटेड यानी कि पक्षमाभी, ग्लैंडुलर यानी कि ग्रंथीय। ये जो टाइप्स है ना, ये सेल के शेप के आधार पर है। तो स्क्वामस एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो फ्लैट होती है। फ्लैट बोल दो या फिर बोल दो थिन, या फिर आप हिंदी में से चपटी बोल दो, पतली बोल दो। हम लोग आगे पिक्चर में भी देखेंगे। क्यूबॉइडल में जो सेल होंगे ना, वो क्यूब जैसे होंगे, क्यूब जैसे, घन जैसे, ना कि घनाभ जैसे, ठीक है, घन जैसे। उसके बाद कॉल्यूमिनर में टॉल, जो कोशिकाएं होंगी वो टॉल होगी, लंबी होगी, या फिर बोल दो पिलर लाइक। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, पिलर लाइक बोले तो यानी कॉल्यूमिनर एपिथेलियल के सेल। हिंदी में आप इसे लंबी बोल सकते हो। सिलिएटेड में क्या होगा? सिलिएटेड में सेल्स के पास सीलिया होती है। सिलिएटेड में सेल्स के पास सीलिया होती है। जो सिलिएटेड एपिथेलियल होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है वो क्यूबॉइडल या कॉल्यूमिनर, इसी में से कोई एक होगी। बस फर्क इतना आएगा कि उनके पास सीलिया होती है। ये चीज आप समझे। जो सिलिएटेड एपिथेलियल के सेल्स होते हैं वो या तो क्यूबॉइडल होंगे या फिर कॉल्यूमिनर, लेकिन फर्क इतना होगा कि उनके पास सीलिया प्रेजेंट होती है। ग्लैंडुलर में भी क्या होगा? या तो क्यूबॉइडल या फिर कॉल्यूमिनर सेल्स होंगे। मेनली क्यूबॉइडल होते हैं लेकिन कुछ कॉल्यूमिनर भी हो सकते हैं। तो यहां फर्क ये आ जाएगा कि ये स्पेशली सिक्रीशन का काम करते हैं, ये ग्लैंड्स बनाते हैं और हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स वगैरह को सिक्रीट करते हैं, ग्लैंडुलर। अब पिक्चर में देखो आप, सबसे पहले मैं आपको यहां बताता हूं कि सिंपल और स्ट्रेटिफाइड जब लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा। देखो यहां लिखा हुआ है सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनर, लेकिन यहां देखो लिखा हुआ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मेनी, मेनी बोल दो या फिर मल्टी लेयर बोल दो या फिर दो या दो से अधिक लेयर बोल दो।
आप यहाँ देखो सिंपल में आपको कोशिकाओं की बस एक परत दिख रही है। यहाँ भी कोशिकाओं की केवल एक परत है, यहाँ भी कोशिकाओं की एक परत है, यहाँ भी कोशिकाओं की एक परत है। स्ट्रेटिफाइड में देखो कोशिकाओं की कितनी परत है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक के ऊपर एक परत है। यहाँ भी देखो कॉलमनर में क्या है, एक के ऊपर एक परत है। यहाँ भी क्यूबोइडल में 2 परत है। तो जब भी एक से अधिक परत हो, 2 परत हो या 2 से अधिक परत हो, तो हम उसे स्ट्रेटिफाइड बोल देंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और सिंपल में क्या होगा, कोशिकाओं की बस एक ही परत होगी। तो ये अंतर था सिंपल और स्ट्रेटिफाइड के अंदर। अब देखो मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखो सिंपल स्क्वामस है, तो स्क्वामस मैंने आपसे बताया कि सेल के आधार पर है, सेल के संरचना के आधार पर, सेल के शेप के आधार पर। तो स्क्वामस में देखो ये जो सेल्स हैं वो फ्लैट है, चपटी है, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि चपटी है, कोई दबा दिया हो सेल को। तो सिंपल यानी कि एक लेयर है, स्क्वामस यानी कि जो सेल है, कोशिकाएं हैं वो चपटी है। यहां देखो सिंपल यानी कि एक लेयर है, क्यूबोइडल यानी कि सेल जो है वो क्यूब जैसी है, घन जैसी है। यहां सिंपल कॉलमनर, सिंपल यानी कि एक लेयर है, कॉलमनर यानी कि सेल जो है लंबी है, आपको दिख रही है जो कोशिकाएं हैं वो लंबी है, लंबी कोशिकाएं हैं। अब आ जाओ स्ट्रेटिफाइड में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में स्ट्रेटिफाइड यानी कि मल्टी लेयर्ड और स्क्वामस यानी कि फ्लैट सेल्स, जो आपको ऊपर में दिख रहे हैं ये फ्लैट सेल्स हैं। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में क्या होगा, जब भी स्ट्रेटिफाइड बोलो यानी कि एक से अधिक लेयर है, और कॉलमनर यानी कि लंबी कोशिका है। आपको बस ये ऊपर वाली कोशिकाओं को देखना है, कॉलमनर होगा या फिर स्क्वामस होगा या फिर क्यूबोइडल होगा, ये जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर की जो कोशिकाएं होती है वो डिसाइड करती है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल में भी जब स्ट्रेटिफाइड बोला यानी कि एक से अधिक लेयर है, क्यूबोइडल बोला यानी कि सबसे ऊपर वाली कोशिकाओं को देखो, सबसे ऊपर वाली लेयर में जो कोशिकाएं हैं वो क्यूब जैसी है। अब देखो यहां पर एक लिखा हुआ है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब आप समझ चुके हो, स्यूडो यानी कि झूठा, यानी कि ये दिखने में लगते हैं जैसे एक के ऊपर एक लेयर्ड है, लेकिन है नहीं, इसीलिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक के ऊपर एक लेयर नहीं है, सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है। हाँ, एक ये टर्म आपको ध्यान में रखने हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार झिल्ली, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपिथेलियल टिश्यू के। जो एपिथेलियल उत्तक है उसकी ये खासियत है कि उसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। एपिथेलियल टिश्यू के जो कोशिकाएं होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार झिल्ली से अटैच होती है, या फिर बोल दो उस पर टिकी हुई होती है। जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है ना नीचे, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ भी देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ भी देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ भी देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ भी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ भी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिके हुए होते हैं, उन पर रेस्ट करते हैं। तो कभी पूछे कि कौन से टिश्यू के अंदर हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, आंसर आपका एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। तो अब आप समझ चुके हो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब क्या होता है, स्क्वामस का मतलब क्या होता है, क्यूबोइडल का मतलब क्या होता है, कॉलमनर का मतलब क्या होता है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब भी मैंने आपसे बता दिया कि दिखने में यह लगता है कि ये स्ट्रेटिफाइड है बट है नहीं। उसके बाद देखो केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का मतलब आप समझ चुके हो। अब यहाँ केराटिनाइज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको मिलेगा केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन यहाँ देखो आपको कलर करके दिखाया गया है कि इन कोशिकाओं के पास क्या है, केराटिन प्रोटीन है। अगर केराटिन प्रोटीन है तो केराटिनाइज हो जाएगा, अगर नहीं है तो नॉन केराटिनाइज्ड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ देखो सीलिया, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के सेल्स हैं, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के सेल्स हैं, बट यहाँ देखो सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया ये बालों की जैसी संरचना होती है, ये है सीलिया। अब ये सीलिया कॉलमनर सेल्स के पास भी हो सकते हैं, क्यूबोइडल सेल्स के पास भी हो सकते हैं, स्क्वामस के पास नहीं होती है सीलिया, कॉलमनर के पास हो सकती है, क्यूबोइडल के पास भी हो सकती है। जैसे मैं एक कोशिका बना रहा हूं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाना जरूरी है क्योंकि ये खासियत है एपिथेलियल टिश्यू के पास। अब मान लो मैं एक कॉलमनर सेल बनाता हूं, तो ये मैंने एक कॉलमनर सेल बनाया और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो ये तो हो गया बिना सीलिया वाला, ये नॉन सीलिएटेड है। इसी में ऐसा हो सकता है कुछ स्थान ऐसे हो हमारे बॉडी के अंदर जहां कॉलमनर सेल के पास क्या हो,
ऐसे एपिकल सरफेस पे, ये ऊपर वाला जो सरफेस होता है ना, इसे एपिकल सरफेस बोलते हैं, यहाँ पर आपको सीलिया देखने को मिले। ये सीलिया के अंदर मूवमेंट होती है, ये सीलिया, ये इसके अंदर मूवमेंट होती है, यानी ये हिलती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जो सीलिया हो किसी क्यूबोइडल सेल के पास हो। ये क्यूबोइडल सेल है तो इसमें तो सीलिया नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी स्थान पर जो क्यूबोइडल सेल्स हो उनके पास सीलिया हो, इस प्रकार से। तो हम यहां बोलेंगे सिलिएटेड कॉल्यूमनर सेल और यहां बोलेंगे सिलिएटेड क्यूबोइडल सेल। तो ये सीलिया का मतलब हो गया। जहां जरूरत होगा हमारे बॉडी के अंदर कॉल्यूमनर सेल के पास या फिर क्यूबोइडल सेल के पास आपको सीलिया देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपने माइक्रोविलाई सुना होगा। सबसे पहले देखो विलाई, विलाई क्या होता है? ये जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसी की ये फोल्डिंग होती है, वही इस प्रकार से फोल्ड कर जाती है और उसे हम विलाई बोलते हैं। और इस विलाई के ऊपर देखो आपको बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही है, बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही है, ये दिख रही है आपको, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ये भी है कॉल्यूमनर सेल, लेकिन इसके पास क्या है? माइक्रोविलाई है। अभी मैंने आपको दिखाया था कॉल्यूमनर सेल के पास सीलिया, मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूं, आपको अंतर समझ में आएगा। ये कॉल्यूमनर सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये है सीलिया। ये सीलिया है, बालों जैसी संरचना है। अब मैं माइक्रोविलाई बनाता हूं। माइक्रोविलाई में देखो क्या होगा, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर बोल दो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कॉल्यूमनर सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर बोल दो कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, वही इस प्रकार से फोल्ड कर गई है। ये है माइक्रोविलाई और ये है सीलिया। फर्क ये है, ये सीलिया में मूवमेंट होता है, यानी कि ये हिलती है, इनमें मूवमेंट होता है लेकिन इनमें मूवमेंट नहीं होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना हो, पुश करना हो, धक्का लगाना हो, वहां पर आपको सीलिया देखने को मिलती है। लेकिन जब पदार्थ को अवशोषित करना हो, वहां पर आपको माइक्रोविलाई देखने को मिल सकती है। जहां भी अवशोषण ज्यादा करना हो वहां पर आपको विलाई और माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा छोटी आंत में कि माइक्रोविलाई का क्या काम है। ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है, जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ाने का काम करती है, माइक्रोविलाई और विलाई का। आई होप आपको सीलिया और माइक्रोविलाई में समझ में अंतर आ चुका होगा। अब यहां मैंने कॉल्यूमनर के ऊपर दिखाया, हो सकता है क्यूबोइडल सेल के पास माइक्रोविलाई हो, इस प्रकार से क्यूबोइडल सेल के पास ये था कॉल्यूमनर यानी कि टॉल सेल, और ये क्यूबोइडल क्यूब जैसी सेल, इसके पास भी माइक्रोविलाई हो सकती है। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक है। तो जैसे हम ही लोगों का बॉडी है उसको ढक करके रखी हुई है स्किन, और बाह्य रक्षा प्रदान भी कर रही है बाहर के वातावरण से। तो स्किन जो है एपिथेलियल टिश्यू है, ए हमारा राइट आंसर। एपिथेलियम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? देखो एपिथेलियम उत्तक बोल दे या फिर एपिथेलियल उत्तक बोल दे, यानी एपिथेलियम भी बोल सकते हो या फिर एपिथेलियल भी बोल सकते हो, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो। मुख्य कार्य क्या है? प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना। डी हमारा राइट आंसर, ये तीनों ही सही है। एपिथेलियल उत्तक का उद्गम हुआ है, मैंने आपसे कहा एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर से एपिथेलियल टिश्यू बने होते हैं। डैश की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नगण्य होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या होता है? इंटरसेलुलर का मतलब होता है, इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है कोशिकाओं के बीच का स्थान। जैसे मान लो ये मैंने बहुत सारी कोशिकाएं बना ली, इनके बीच में जो आपको ये सब स्थान दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर कोशिकीय स्थान बोल दो या फिर प्रसार बोल दो। और इसके बीच में जो पदार्थ भरा होता है उसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स बोल दो या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोल दो। एक्स्ट्रा सेलुलर बोलने तो कोशिका के बाहर, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स, इस स्पेस को बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये नहीं के बराबर होती है इनमें से किस उत्तक के पास? तो हमारा आंसर एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स इतने दूर दूर नहीं होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स अभी आपने देखा था, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं और एकदम पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं,
उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं के बराबर होता है। अगर इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है वो नहीं के बराबर होता है। सी हमारा राइट आंसर। एपिथेलियल ऊतक के संदर्भ में असत्य चुने। यह त्वचा का निर्माण करता है, सही है। इसकी कोशिका सटे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके पास आधार झिल्ली होती है। मैंने आपसे कहा यह खासियत है एपिथेलियल टिश्यू के पास, आधार झिल्ली होती है। इनके सेल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण इंटरसेलुलर स्पेस नहीं के बराबर होती है। और जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को हम अधात्री बोलते हैं, ये भी नहीं के बराबर होती है। रक्त इसका उदाहरण है, गलत हो जाएगा। रक्त ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये गलत हो जाएगा। विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। डिफ्यूजन के लिए कौन अधिक उत्तरदायी है, कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? यहां देखो स्क्वामस एपिथेलियम है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है, क्यूबोइडल एपिथेलियम है। आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वामस हो जाएगा। क्यों होगा ये भी देख लो आप। देखो आपके पास सिंपल स्क्वामस है, सिंपल क्यूबोइडल है, सिंपल कॉल्यूमिनर है, स्ट्रेटिफाइड है, ये सारे हैं। विसरण में क्या होता है? पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है। अगर पदार्थ को जाना हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो किसको पार करना आसान है यहां पर, यह बता दो आप। देखो ये तो स्ट्रेटिफाइड है, इतनी मोटी परत है, एक के ऊपर एक लेयर है, तो यहां पर तो क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। यहां देखो कॉल्यूमिनर है, लंबी कोशिका है, तो क्रॉस करने में यहां भी समय लगेगा। यहां क्यूबोइडल है, यहां भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सिंपल स्क्वामस में देखो क्या हो जाएगा कि इसकी जो कोशिका है वो बिल्कुल ही फ्लैट है, एकदम चपटी है, तो यहां पर पदार्थों को क्रॉस करना बहुत ही आसानी होगा। तो जहां भी डिफ्यूजन होगा ना, वहां पर आपको सिंपल स्क्वामस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो क्रॉस करना है बाउंड्री को, वो बहुत ही पतली है। जहां भी स्ट्रेटिफाइड आएगा ना, वहां पर काम मेनली प्रोटेक्शन का हो जाता है। जहां भी सुरक्षा करना हो वहां पर आपको ये स्ट्रेटिफाइड दिख जाएगा। जैसे कि स्किन है, स्किन भी हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, तो प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रेटिफाइड मिलेगा। जहां आपको सिक्रीशन करना हो, एब्जॉर्प्शन करना हो, यानी कि स्राव करना हो, अवशोषित करना हो, अवशोषण करना हो, वहां पर आपको क्यूबोइडल या फिर कॉल्यूमिनर दिख जाएगा। जहां पर पदार्थ को क्रॉस करवाना हो, डिफ्यूजन करवाना हो, वहां पर आपको सिंपल स्क्वामस दिख जाएगा। एपिथेलियल के अंदर जो स्क्वामस हम लोगों ने देखा, उसमें हम लोगों ने समझा कि सिंपल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है। सिंपल का मतलब सीधा सा मतलब कोशिकाओं की एक परत, स्ट्रेटिफाइड का मतलब कोशिकाओं की एक से अधिक परत, दो या दो से अधिक परत। जो स्ट्रेटिफाइड होते हैं वो मोटी परत होती है, तो उनका काम प्रोटेक्शन का होता है मेनली। और मैंने आपसे कहा जो सिंपल स्क्वामस है उनका काम वहां पर सबसे अधिक है जहां पर डिफ्यूजन होता है। मेनली डिफ्यूजन वाले स्थान पर आपको देखने को मिलती है। इसको आप देखो, इस पिक्चर को, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल्स बिछे हो? आपके घरों में जो टाइल्स बिछी हुई है फ्लोर पे, वो आपको ऐसे ही दिखती है ना? तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी टिश्यू है जिसके सेल्स ऐसे दिखते हैं जैसे कि फ्लोर पर टाइल्स बिछी हो। आंसर आपका क्या हो जाएगा? एपिथेलियल के अंदर सिंपल स्क्वामस। ठीक है, सिंपल स्क्वामस। ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का पार्ट, हल्का हल्का लाइट ब्लैक में जो है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां भी देखो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद आगे देखते हैं स्क्वामस एपिथेलियल के ही अंदर। सिंपल का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, स्ट्रेटिफाइड का मतलब आपको समझा चुका हूं। अब देखो लोकेशंस कि ये कहां पर मिलते हैं। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है वो आपको देखने को मिलता है लंग्स के अंदर। लंग्स में एल्वुलाई होता है, आप जानते हो, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और ब्लड वेसल्स के अंदर जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं सांस के जरिए, वो हमारे नाक से अंदर जाने के बाद हमारे लंग्स में एल्वुलाई में पहुंचती है, और एल्वुलाई से वो ब्लड में पहुंचती है। तो वहां भी क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन एल्वुलाई से निकल करके ब्लड में पहुंचती है, तो वहां पर भी आपको डिफ्यूजन मिलता है। और डिफ्यूजन जहां पर होगा वहां पर आपको सिंपल स्क्वामस देखने को मिल जाएगा। ब्लड वेसल्स यानी जो रक्त वाहिनी है, जैसे ये मैंने एक रक्त वाहिनी बनाया, इसकी जो अंदर वाली परत है, इन सब के पास आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल के सेल्स मिलेंगे। उसके बाद देखो स्ट्रेटिफाइड जहां भी है उनका मेन काम प्रोटेक्शन का होता है। तो ये आपको मिलेगा एपिडर्मिस ऑफ स्किन में। हमारे स्किन में दो लेयर्स हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो एपिडर्मिस में आपको मिलेगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में, वेजाइना फीमेल के अंदर, ईसोफेगस में और फेरिंग्स में।
ये सारे लोकेशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ये देखो, ये लंग्स के अंदर एल्विलाई है और ये है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर ब्लड है। ब्लड में यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम है तो ये हो गया लो कंसेंट्रेशन, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसेंट्रेशन। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जब डिफ्यूजन होगा वहां पर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, वो भी सिंपल। तो ये जो है ना, यहाँ पर आपको दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स दिखते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स दिखते हैं। स्क्वामस बोले तो इनके सेल्स फ्लैट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन हाई कंसेंट्रेशन में है, यहाँ लो कंसेंट्रेशन में है। ऑक्सीजन के बारे में देखो दिखाया गया है कि ये एल्विलाई से ब्लड कैपिलरी में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो ब्लड कैपिलरी से एल्विलाई में। तो यहाँ होता है डिफ्यूजन, और जब डिफ्यूजन होगा तो वहां पर आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। मैंने आपसे कहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये खासियत है एपिथेलियल टिश्यू के। ये देखो एपिथेलियम लिखा हुआ है, यानी एपिथेलियल टिश्यू के ये सेल्स हैं। इस ऊपर वाले सरफेस को हम लोग एपिकल सरफेस बोलते हैं, और ये है आपका कॉल्यूमिनर, कॉल्यूमिनर सेल्स हैं। ये है न्यूक्लियस, और इस सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा। ये पूरा बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना, ये सब मिल करके एक साथ कहलाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके ठीक नीचे आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, संयोजी ऊतक मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, ये जो टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, इनके जो कोशिकाएं हैं उनको भी तो भोजन चाहिए, खाना पानी भोजन ये सब चाहिए या नहीं चाहिए? ये सब चाहिए, इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन इसके पास डायरेक्ट ब्लड नहीं पहुंचता है, इसके पास डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी नहीं पहुंचती है जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन को लेकर के आए और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को बाहर लेकर के जाए। तो फिर इसको न्यूट्रिशन मिलती कैसे है? ये मिलती है कनेक्टिव टिश्यू के जरिए। देखो यहाँ पर ब्लड वेसल्स दिखाया गया है। ब्लड वेसल्स में मान लो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये इस कनेक्टिव टिश्यू में पहुंचने के बाद बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन कोशिकाओं के पास पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ देखो नर्व दिखाया गया है, नर्व जो है इन कोशिकाओं के पास पहुंचती है, यानी एपिथेलियल टिश्यू के पास न्यूरॉन्स तो पहुंचते हैं लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं पहुंचते हैं। इसलिए जो भी ऑक्सीजन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये पहले कनेक्टिव टिश्यू में आएगा, कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूज होकर के ये इन सारी कोशिकाओं के पास पहुंचती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहले कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू से फिर ब्लड के अंदर, और फिर ये हमारे बॉडी से बाहर। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एवेस्कुलर होते हैं, यानी इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, लेकिन नर्व सप्लाई होता है। ब्लड सप्लाई नहीं होगा, नर्व सप्लाई होगा। ये आप देख भी सकते हो पिक्चर में, ये आपको दिखाया गया है। ये नर्व देखो यहां तक पहुंच रहा है, एपिथेलियल टिश्यू तक पहुंच रहा है, लेकिन ब्लड नहीं पहुंच रहा है। स्किन है, स्किन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सी हमारा राइट आंसर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल बोल दो आप। देखो हमारे स्किन के लेयर्स, एपिडर्मिस और डर्मिस, ये दो मेन लेयर्स होते हैं। स्किन के दो लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस में आपको क्या मिलेगा? एपिडर्मिस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू मिलेगा, और डर्मिस में आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू और ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। और इसके नीचे, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे आपको मिलेगा एडियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ये हम लोग आगे देखेंगे, एडियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। और इसके नीचे आपको मिलेंगे मसल्स। यहां भी आप देख सकते हो, ये ऊपर आपका एपिथेलियम टिश्यू हो गया और ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और इसी में, इसी कनेक्टिव टिश्यू में, यानी इसी डर्मिस वाले लेयर में आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही है। देख लो ब्लड वेसल्स, ये एपिथेलियल टिश्यू में नहीं पहुंच रही है। लेकिन सेंसरी नर्व देखो, हमारी जो स्किन है वो सेंस ऑर्गन, आप जानते हो ना, वो टच को सेंस कर लेती है। तो जो सेंसरी नर्व है, नर्व देखो ये पहुंच रही है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, लेकिन ब्लड जो वेसल्स हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। स्वेट ग्लैंड देखो, श्वेत ग्रंथि, ये भी आपको डर्मिस में मिलेगा। और यहाँ देखो फैट लिखा हुआ है, ये फैट ये बता रहा है कि भाई साहब यहाँ पर एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू भी होता है और एडियोलर टिश्यू भी होता है। तो ये हो गया आपका एपिडर्मिस
और ये हो गया पूरा डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट। शल्की एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। देखो शल्की एपिथेलियम उत्तक का मतलब क्या हुआ, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू शल्की एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है ईसोफेगस में, कैपिलरीज में, एल्वुलाई में, इनमें से सभी। निम्न में से कौन गलत मिलान है? क्यूबोइडल एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है वो घनाकार होती है, घनाभ जैसी नहीं होती है। स्तंभकार एपिथेलियम में जो कोशिकाएं होती है वो स्तंभ की जैसी होती है, या फिर पिलर लाइक बोल दो, टॉल बोल दो, लंबी बोल दो। शल्की एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स फ्लैट होते हैं या फिर थिन होते हैं। स्तरित शल्की एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड को हिंदी में स्तरित बोलेंगे, तो स्तरित शल्की एपिथेलियम पक्षमाभ कोशिका, सिलिएटेड सेल्स, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मोर देन 2 लेयर्स, 2 और मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, और सिलिएटेड का मतलब क्या होता है, कोशिका के पास सिलिया होनी चाहिए। अब आ जाओ क्यूबोइडल एपिथेलियम पे। क्यूबोइडल एपिथेलियम पे इसका काम क्या है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, मैकेनिकल सपोर्ट। मेनली इसका काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का, लेकिन आप मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा भी ध्यान में रखेंगे। सिक्रीशन यानी कि स्राव करना, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण करना, मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सहारा। ये 2 मेन फंक्शन होते हैं, बट ये भी आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है क्लास 9 के अंदर। कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा लार ग्रंथि नलिका में, यानी कि डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में, और किडनी ट्यूब्यूल्स में। ये आप याद करो, जब मैं 3000 सवालों का डिस्कशन करवा रहा था वहां आपसे मैंने ये सवाल डिस्कस किया हुआ था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किडनी के अंदर यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए कौन सी टिश्यू होती है। विकल्प में था क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इस प्रकार से दिया हुआ था। तो ये लोकेशंस जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कहां पर कौन से एपिथेलियल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉलमनर, स्तंभकार। ये देखो नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाया गया है, सॉरी माफ करना, ये वाला, ये पर्पल कलर का जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये है कनेक्टिव टिश्यू। इनका भी सेम काम है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ये मेन फंक्शन है, बट मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा भी आपको ध्यान में रखने हैं। कहाँ मिलेगा ये मिलेगा आपको आंत के अंदर, ये मिलेगा अमाशय के अंदर, ये मिलेगा पित्ताशय के अंदर। इंपॉर्टेंट लोकेशंस। घनाकार और स्तंभकार उत्तक मदद करते हैं, तो अवशोषण, श्रवण, उत्सर्जन, इन सब में मदद करते हैं। वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है। ये आपका हो जाएगा क्यूबोइडल एपिथेलियम, बी हमारा राइट आंसर। क्यूबोइडल में भी सिंपल। उस उत्तक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाते हैं। देखो जो ग्लैंड्स बनाते हैं उसमें क्यूबोइडल और कॉलमनर दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मेनली आपको क्यूबोइडल दिखेगा, और एनसीईआरटी क्लास 9 में केवल क्यूबोइडल के बारे में दे रखा है, तो आप क्यूबोइडल एपिथेलियल ही ध्यान में रखो। ठीक है, जो ग्रंथि बनाते हैं वो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एक कोशिकीय ग्रंथि है। ग्लैंड जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, ग्लैंड ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। तो एक कोशिकीय ग्रंथि के रूप में आपको एकमात्र ध्यान में रखना है वो है गॉबलेट। गॉबलेट ग्लैंड भी बोल देते हैं, गॉबलेट सेल भी बोल देते हैं। ये जो गॉबलेट सेल है ये एक सेल होती है, एक कोशिका होती है, और वो ग्लैंड कहलाती है। ये म्यूकस को सिक्रीट करती है, राइट। ये म्यूकस यानी कि श्लेष्मा को स्रावित करती है, गॉबलेट सेल या फिर बोल दो गॉबलेट ग्लैंड। डैश में स्तंभकार एपिथेलियम उत्तक के पास पक्षमाभ होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो सीलिया है वो क्यूबोइडल सेल के पास भी हो सकती है, कॉलमनर सेल के पास भी हो सकती है। तो आपको बताना है इनमें से कहां पर जो कॉलमनर एपिथेलियम है, जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है उसके पास सीलिया है। जब हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के पास सीलिया, तो हमारा मतलब होता है जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स हैं उनके पास सीलिया। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस को पुश करने के लिए, बाहर निकालने के लिए सीलिया होती है। जब भी पदार्थ को थोड़ा पुश करना हो, धक्का लगाना हो, वहां पर आपको सीलिया देखने को मिलती है। उसके बाद फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब में भी देखने को मिलती है सीलिया। डी हमारा राइट आंसर। फैलोपियन ट्यूब में जो एग होता है उस एग को आगे धक्का लगाने के लिए
अंडाशय से जब एग बाहर आता है, अंडाशय से जब एग बाहर आता है तो फैलोपियन ट्यूब में आता है। फिर उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग को धक्का लगा लगा कर उस स्थान तक पहुंचाना होता है जहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। वो स्थान होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला रीजन में ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म आकर के मिलता है एग के साथ। तो उस एग को उस स्थान तक पहुंचाने के लिए जहां पर निषेचन की प्रक्रिया होनी है, ये सीलिया मदद करती है। तो डी हमारा राइट आंसर। डैश श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। तो म्यूकस को फॉरवर्ड करती है क्लियर करने के लिए सीलिया। जब भी फॉरवर्ड करना हो यानी धक्का लगाना हो, पुश करना हो, आपको सीलिया मिलेगा। माइक्रोविलाई आपको वहां मिलेगा जहां ज्यादा आप अवशोषण करवाना चाहते हो, तो जैसे कि छोटी आंत में। कोशिकाएं जो रक्त नलिका को अस्तारित करते हैं किस ऊतक से संबंधित होते हैं? जो ब्लड वेसल्स को लाइन करते हैं। लाइन का मतलब जो इसकी अंदर वाली परत है, जो इसकी अंदर वाली ये जो परत है, इन सब पर आपको ये कोशिकाएं मिलती है। तो ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियम। सी हमारा राइट आंसर। एपिथेलियल टिश्यू बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शन करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो करते हैं प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, रेस्पिरेशन नहीं होगा यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन सही है, प्रोटेक्शन सिक्रीशन भी सही है। बी हमारा राइट आंसर। डाइजेशन का काम इसका नहीं है, यहाँ भी डाइजेशन है तो ये भी नहीं होगा। बी हमारा राइट आंसर, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ये मिलेगा एयर सैक्स यानी कि लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होती है उनके पास। उसके बाद सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम ये किडनी में है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम ये मिलेगा छोटी आंत में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ये मिलेगा इसोफेगस में। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब आप इन सारे ही टर्म्स का मतलब समझ रहे होंगे। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हुआ, सिलिएटेड का मतलब क्या हुआ, कॉल्यूमनर का मतलब क्या हुआ। क्रिएटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुने। क्रिएटिन प्रोटीन जो होता है ये हार्ड होता है, वाटर प्रूफ होता है और ये हमारे स्किन के एपिडर्मिस में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जब ये वाटर प्रूफ है तो वाटर के लिए परमिएबल तो नहीं होगा, तो डी हमारा राइट आंसर, ये गलत हो जाएगा। क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है स्किन्स में, हेयर्स में, नेल्स में, इनमें से सभी। संयोजी ऊतक में अंतरकोश की अधात्री डैश होती है। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं उनके बीच में स्थान नहीं के बराबर होता है, यानी कि मैट्रिक्स भी नहीं होता है। कनेक्टिव टिश्यू के पास जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोल दो, वो अधिक होता है। यानी इनके जो सेल्स होंगे वो दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे मतलब इनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा, यानी कि मैट्रिक्स भी ज्यादा होगा। संयोजी ऊतक में अंतरकोश की अधात्री यानी कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, जेली लाइक भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। डी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है? इनमें से कौन है जो एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है? कनेक्टिव टिश्यू का काम नहीं है। देखो, कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम जो होता है वो कनेक्शन का होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है। कनेक्शन यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना, उसको यांत्रिक सहारा देना। ट्रांसपोर्टेशन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना, जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब। सिक्रीशन का मेन काम ये है एपिथेलियल टिश्यू के पास। ए हमारा राइट आंसर। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम स्रावित करना, ये किसका काम है? एंजाइम को स्रावित करना, हार्मोन को स्रावित करना, ये सब काम है एपिथेलियल टिश्यू का। देखो, कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, अच्छे से ध्यान में रखना, अच्छे से रट लेना इसको। एडियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कंड्रा यानी कि टेंडन, लिगामेंट यानी कि स्नायु, बोन यानी कि अस्थि, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, ब्लड यानी कि रुधिर। तो ब्लड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसी को हम बोलते हैं कि ये सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, सबसे मुलायम टिश्यू। बोन और कार्टिलेज को हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? लिगामेंट है, टेंडन है, बोन है, स्किन नहीं है। ए हमारा राइट आंसर। डैश संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। बोन उदाहरण सही है, लिगामेंट भी है, ब्लड भी है, सारे के सारे हैं। ब्लड ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है।
निम्न में कौन एक तरल संयोजी ऊतक है? आंसर ब्लड। अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य है, जो बोन है, जो हमारी हड्डी है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। इसका मेन काम क्या है? आप सब जानते हो, शरीर को आकार देना, मांसपेशियों को सहारा देना, अंगों को सहारा देना। बोन का काम तो आप सब जानते ही हो। ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है? हार्डेस्ट टिश्यू। ये तो हार्ड टिश्यू लिखा हुआ है, लेकिन आप यहां पर लिख सकते हो हार्डेस्ट टिश्यू। जो हार्डेस्ट टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर, वो है बोन। देखो, कार्टिलेज भी हार्ड होता है, कार्टिलेज भी हार्ड होता है, लेकिन बोन के रिस्पेक्ट में ये सॉफ्ट होता है, राइट। तो सबसे ज्यादा जो हार्ड टिश्यू है वो है बोन, और बोन के रिस्पेक्ट में कार्टिलेज सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। बोन ये फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है। और ब्लड के बारे में हम बोलते हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर सॉफ्टेस्ट टिश्यू है। अस्थि की अधात्री डैश होती है। मैंने आपसे कहा कि जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स होती है कोशिकाओं के बीच, वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, जेली लाइक भी हो सकती है। बोन की जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होती है। बी हमारा राइट आंसर। बोन एंड कार्टिलेज दोनों की जो मैट्रिक्स होती है वो सॉलिड होती है। नेक्स्ट है, बोन की जो मैट्रिक्स है वो किससे बनी होती है? हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी हड्डियां ये बनी हुई है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, CA3PO4 का होल ट्वाइस, इससे बनी हुई है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, बोन की जो मैट्रिक्स है, इनके दो पार्ट्स हैं, एक ऑर्गेनिक पार्ट है और एक है इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट यानी कि कार्बनिक भाग, इनऑर्गेनिक पार्ट यानी कि अकार्बनिक भाग। इनऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा है, इसीलिए जो बोन की मैट्रिक्स है वो हार्ड है। इनऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा है। इनऑर्गेनिक पार्ट में भी सबसे ज्यादा क्या है? ये कैल्शियम फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक पार्ट में आपको मिल जाएगा कोलेजन प्रोटीन। ऑर्गेनिक पार्ट में कोलेजन प्रोटीन ज्यादा है और इनऑर्गेनिक पार्ट में कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा है। बाकी इसमें मैग्नीशियम फॉस्फेट भी मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे डैश कहते हैं से जुड़ी होती है। देखो, हड्डियां तो खुद संयोजी ऊतक है, लेकिन दो हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए एक अन्य संयोजी ऊतक होता है, उसे बोलते हैं क्या? लिगामेंट। ए हमारा राइट आंसर। यहां आप देख सकते हो ये दो बोन्स हैं, एक ये है और एक ये है। इसको आपस में जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। लिगामेंट बोले तो उपास्थि, माफ करना, लिगामेंट बोले तो स्नायु। ये है लिगामेंट। निम्न में कौन संयोजी ऊतक का सही युग्म है? बोन एंड स्किन। स्किन संयोजी ऊतक नहीं है, स्किन यहां भी है। मसल तो ये एक अलग प्रकार का टिश्यू है, तो ब्लड एंड बोन, बी हमारा राइट आंसर। संयोजी ऊतक डैश अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन, ये कनेक्ट करता है बोन और मसल को, तो बी हमारा राइट आंसर। यहां आप देख सकते हो ये है मसल, ये पूरा है मसल, ये हमारी हड्डी है, बोन है, और ये इस मसल को और इस बोन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन। यहां देखो, ये जो व्हाइट कलर का वो दिखाया गया है, ये है टेंडन। तो टेंडन और लिगामेंट के ऊपर काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। टेंडन ये आपस में कनेक्ट करता है मसल और बोन को, वहीं लिगामेंट ये कनेक्ट करता है दो बोन्स को, लिगामेंट। निम्न में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? एडिपोज, एडियोलर, ब्लड, ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर नहीं है, ग्लैंड्यूलर ये एपिथेलियल टिश्यू है। डैश की अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। हम लोगों ने देखा बोन की मैट्रिक्स कैल्शियम फॉस्फेट की मेनली बनी होती है और कोलेजन प्रोटीन की। कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो ग्लूकोज एंड शुगर, नहीं यहां पर सही कर देना, प्रोटीन और शर्करा है ना, तो प्रोटीन ये शुगर सही है, यहां पर इस ग्लूकोज के जगह पर आप प्रोटीन लिख लो, ठीक है, कि प्रोटीन और शुगर की बनी होती है। कौन? कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो। डैश अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। जहां भी ज्वाइंट्स होते हैं उस
ज्वाइंट्स वाले सरफेस को चिकना बनाती है कौन? कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में देख लो आप, ये सॉफ्टर होते हैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं बोन के रिस्पेक्ट में। बोन की जो मैट्रिक्स थी वो भी सॉलिड थी, राइट, और कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है ये भी सॉलिड होती है, लेकिन सॉफ्ट होती है बोन के रिस्पेक्ट में, और इसके मैट्रिक्स को हम लोग कॉन्ड्रीन बोलते हैं। इसकी जो मैट्रिक्स होती है बनी होती है प्रोटीन और शुगर से और फाइबर से। बोन की मैट्रिक्स मेनली कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। काम क्या है? यह जोड़ों पर हड्डियों के सतह को चिकनी बनाती है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारे ही ध्यान में रखो। कहाँ पे मिलती है कार्टिलेज? ये हमारे नाक का जो टिप है, नोज टिप है, ईयर पिन्ना है, जो बाहर से आप कान देखते हो वो भी आप छूते हो, फ्लेक्सिबल है वो, हम मोड़ पाते हैं उसे, क्योंकि उसमें बोन नहीं है, कार्टिलेज है। ट्रैकिया में मिलेगा, लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स में मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ये लोकेशंस, आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखो आपको दिखाया गया है कार्टिलेज, ये कार्टिलेज है और यहाँ भी कार्टिलेज है। तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन है, इन दोनों जॉइंट्स के बीच का जो घर्षण होगा उसको ये कार्टिलेज कम कर देती है। एक चीज और, यहाँ देखो आप, ट्रैकिया में आप जानते हो ये रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया में ये रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना कि आपको कार्टिलेज मिलेगा ट्रैकिया में, तो ट्रैकिया के ये जो रिंग्स है ना ये कार्टिलेजनस होते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है क्रिकोइड कार्टिलेज, तो ये कार्टिलेज के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि गले में जो रिंग्स हैं, जो छल्ले हैं, वो किससे बनी होती है? तो वो कार्टिलेज की बनी होती है। और जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, ये भी कार्टिलेज की बनी होती है। डैश की उपस्थिति के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं। हमारी जो बाह्य कर्ण है, ईयर पिन्ना जो है, इसमें बोन नहीं है, कार्टिलेज है, क्योंकि बोन अगर होती तो हम मोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि बोन हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है। उपस्थित होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है इनमें से किस में? ईयर में, नोज में, लैरिंग्स में, इनमें से सभी, और ट्रैकिया में भी। एडियोलर संयोजी उत्तक पाया जाता है, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। बोन मैरो में मिलेगा, बिल्कुल सही है। स्किन और मसल में मिलेगा। हम लोगों ने स्किन के लेयर्स को देखा था कि ये एपिथेलियल टिश्यू का एपिडर्मिस लेयर, उसके बाद डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद यहाँ पर आपने देखा था कि फैट था। ये फैट जो था ये एडिपोज टिश्यू था, लेकिन एडिपोज के साथ यहाँ पर एडियोलर टिश्यू भी हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे मसल्स, तो ये मसल्स और ये पूरा कहलाएगा हमारी स्किन, ये पूरी त्वचा, ये मसल, और ये बीच में यहाँ पर एडिपोज टिश्यू एंड एडियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। अराउंड ब्लड वेसल्स प्रोटेक्शन के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, तो डी हमारा राइट आंसर। एडियोलर उत्तक का मुख्य कार्य में से एक नहीं है। आंतरिक अंगों को सहारा देना एडियोलर टिश्यू का काम है। अंगों के भीतरी खाली जगह को भरना, यह भी एडियोलर टिश्यू का काम है। उत्तकों की मरम्मत में सहायता करना, यह भी काम है। एंजाइम और हार्मोन को स्रावित करना, ये काम नहीं है। तो ये तीनों ही काम है, ये तीनों ही काम आपको ध्यान में रखने हैं। आपके एग्जाम में यहां से भी सवाल बन सकते हैं। एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू में देखो कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा मिल करके एडियोलर टिश्यू कहलाएगा। यहाँ पे इसमें देखो क्या सब दिख रहा है आपको। मास्ट सेल आपको ध्यान में रखना है कि ये कनेक्टिव टिश्यू में हमें देखने को मिलता है। न्यूट्रोफिल है, यहाँ पर प्लाज्मा सेल है, इलास्टिक फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट है, ओसिनोफिल है, मैक्रोफेज है, रेटिकुलर फाइबर है, एडिपोसाइट है यानी एडिपोज टिश्यू के सेल्स, कोलेजन फाइबर है, ब्लड वेसल्स हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में तो ब्लड वेसल्स तो होते ही हैं। तो ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर आपको सेल्स देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट, एसिनोफिल, ये सारे सेल्स आपको देखने को मिल रही है। तो यही मैंने आपसे कहा था कि टिश्यू के अंदर, एक टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी हो सकते हैं। संयोजी उत्तक जो वसा को संचित करता है, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी ध्यान में रखना। फैट को स्टोर करने का जो काम है वो है कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज के पास। एडिपोज लार्ज अमाउंट में फैट को स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू।
एडिपोज टिश्यू को ही हम लोग आम भाषा में चर्बी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा फैटी चीज़ मत खाओ, ज़्यादा ऑयली फूड मत खाओ, चर्बी बढ़ जाएगी। तो चर्बी बढ़ जाएगी का मतलब एडिपोज टिश्यू ये ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर। डैश ऊतक की कोशिकाएं वसा की बूंदों से भरी होती है। सी हमारा राइट आंसर एडिपोज टिश्यू। देखो यहाँ पर एडिपोज साइट लिखा हुआ है। एडिपोज साइट बोले तो एडिपोज टिश्यू के जो सेल होते हैं, एडिपोज टिश्यू की ये कोशिका है। ये देखो ये न्यूक्लियस नाभिक साइड में है और ये पूरा फैट के ग्लोब्यूल है। ये फैट का क्या है, ग्लोब्यूल है, या फिर बोल दो फैट का ये ड्रॉप है जिसके अंदर फैट स्टोर्ड है। ये पूरा फैट स्टोर्ड है। तो एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें फैट के ड्रॉपलेट्स मिलते हैं जिसके अंदर फैट स्टोर होते हैं। डैश संग्रहित होने के कारण एडिपोज ऊतक ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। एडिपोज टिश्यू ये फैट्स को स्टोर करने का काम करता है और जो फैट्स होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं हीट के लिए। यानी अगर ये कोई फैटी टिश्यू है, यहाँ पे बहुत सारे फैट्स जमा है, तो जो ऊष्मा होती है वो इसको क्रॉस करके इस पार से इस पार नहीं पहुंच पाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। रक्त के तरल अधात्री भाग को डैश कहते हैं। ब्लड के फ्लूइड मैट्रिक्स को, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन सिस्टम इनमें से किस में पाया जाता है, बोन में, कार्टिलेज में, ब्लड में, एडिपोज में। ये मिलेगा बोन में। और ऐसा नहीं है कि हर किसी के बोन में, केवल और केवल मैमल्स के बोन में, केवल मैमल्स के बोन में, केवल स्तनधारी के हड्डियों में आपको हैवर्सियन सिस्टम मिलेगा। तो ये एक अभिलक्षण है, एक खासियत है मैमल्स के अंदर कि मैमल्स के हड्डियों में हैवर्सियन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब जरा सा हम लोग समझते हैं हड्डियों के बारे में। हम लोग के अंदर जो हड्डी है उनके बारे में समझते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। तो ये एक लॉन्ग बोन है, ये एक लॉन्ग बोन है और यहाँ देखो लिखा हुआ है आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया हुआ है कि यहीं पर ज्वाइंट्स बनेंगे, तो उस ज्वाइंट्स वाले सरफेस पे उसको स्मूथ करने के लिए कार्टिलेज यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है स्पॉन्जी बोन। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो जो पूरा खुरदरा खुरदरा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर स्पॉन्ज के जैसे, इसे बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी बोन, या इसी को बोलेंगे सॉफ्ट बोन। हिंदी में इसे बोलेंगे मुलायम, मुलायम हड्डी। अब ऐसा नहीं है कि मुलायम है मतलब इसको आप फोर्स लगाकर इसको पिचका दोगे आप, ये पिचकने वाली नहीं है। ये बस देखने में मुलायम जैसी लगती है क्योंकि ये देखने में स्पॉन्ज जैसी लगती है, तो इसे बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। उसके बाद होता है कॉम्पैक्ट बोन, जो यहां पर लिखा नहीं है, कॉम्पैक्ट बोन, या इसी को बोलेंगे डेंस बोन, इसी को बोलेंगे हार्ड बोन, कठोर हड्डी या फिर सघन हड्डी। तो कठोर हड्डी कौन है या फिर डेंस बोन कौन है, यहां पर कॉम्पैक्ट बोन कौन सा है। सॉफ्ट बोन आपने समझा, ये जो खुरदरा वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये है आपका सॉफ्ट बोन या फिर स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन देखो ये वाला पार्ट, ये देख रहे हो, ये है कॉम्पैक्ट बोन या फिर हार्ड बोन या फिर डेंस बोन। और ये बीच में जो आपको दिख रही है ना, ये है खोखली जगह, इसे बोलते हैं मेडुलरी कैविटी या फिर मध्य गुहा, मध्य गुहा या फिर मेडुलरी कैविटी। इसमें होगा बोन मैरो, येलो बोन मैरो। इतनी बातें आपको समझ में आई कि ये जो है स्पॉन्जी बोन है, खुरदरा वाला पार्ट, ये है आपका डेंस बोन और ये है मेडुलरी कैविटी। उसके बाद देखो पेरीऑस्टियम और एंडोऑस्टियम। हड्डियों की जो सबसे बाहरी परत होती है, हड्डियों की जो सबसे बाहरी परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम लोग पेरीऑस्टियम बोलते हैं। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम एंडोऑस्टियम बोलते हैं। यानी अगर हम इस हड्डी को यहां से ऐसे काट दें तो ये एंडोऑस्टियम और ये पेरीऑस्टियम, ये पेरीऑस्टियम और ये एंडोऑस्टियम, ये वाली जो परत है ये एंडोऑस्टियम और ये पेरीऑस्टियम, और बीच में ये मैट्रिक्स हो गया और इसी में ब्लड सेल्स होते हैं, या फिर इसी को आप यहां पर बोल सकते हो कि ये कॉम्पैक्ट बोन है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखो, अभी हम लोगों ने देखा था हैवर्सियन सिस्टम। हैवर्सियन सिस्टम, ये हैवर्सियन सिस्टम केवल और केवल आपको कॉम्पैक्ट बोन में देखने को मिलेगा। स्पॉन्जी बोन में हैवर्सियन सिस्टम नहीं पाया जाता। हैवर्सियन सिस्टम मैमल्स के बोन में, और वो भी किस में, कॉम्पैक्ट बोन में, यानी केवल इन सारे पार्ट्स में आपको
देखने को मिलेगा, स्पॉन्जी बोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसको आप माइंड में रखें। यहाँ एक बार फिर से देख लो आप, ये पूरा जो पार्ट है ये है स्पॉन्जी बोन, और ये आप देख लो ये है कॉम्पैक्ट बोन, ये है कॉम्पैक्ट बोन, ये है मेडुलरी कैविटी मध्य गुहा, और इसमें मिलेगा आपको मैरो, यहाँ लिखा हुआ है मैरो सिंपली, ये है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। और रेड बोन मैरो कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको ये स्पॉन्जी बोन में, यहाँ मिलेगा आपको RBM रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, और ये पीली अस्थि मज्जा। रेड बोन मैरो आप जानते हो ये RBC का प्रोडक्शन करता है, और येलो बोन मैरो ये फैट को स्टोर करता है। जैसे जैसे उम्र बीतती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो रेड बोन मैरो है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होता चला जाता है। अब आओ हैवर्सियन सिस्टम के ऊपर। यहाँ देखो एक लॉन्ग बोन का पिक्चर दिखाया गया है, ये आपका स्पॉन्जी बोन, ये आपका स्पॉन्जी बोन, और यहाँ देखो कॉम्पैक्ट बोन का एक छोटे से टुकड़े को काट करके आपको इतना बड़ा एनलार्ज करके दिखाया गया है। यहाँ आपको दिख रहा है ये एक छोटे से हिस्से को एनलार्ज करके बहुत बड़ा करके दिखाया गया है आपको। ये बाहर में आपको परत दिख रही है, ये है पेरीऑस्टियम, ठीक है, ये लेयर जो है ये है पेरीऑस्टियम। उसके बाद आप यहाँ पर देखो ये सारी जो आपको दिख रही है ये, इसे बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। ये बोन के सेल्स हैं, मैच्योर्ड सेल्स, परिपक्व सेल, परिपक्व कोशिका, ये ऐसे स्टार टाइप के। और ये कोशिका देखो यहाँ भी आपको दिख रहे होंगे, छोटे 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 आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये सारी ये कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं अपने आप को एक रिंग के फॉर्म में अरेंज करके रखती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कोशिकाएं देखो, एक कोशिका है, दूसरी कोशिका है, यहाँ भी एक कोशिका है, दूसरी कोशिका है। ये सब क्या है, एक दूसरे से ऐसे अरेंज होते हैं कि ये एक रिंग बनाते हैं, ऐसे रिंग बनाते हैं। और इस रिंग के सेंटर में होता है हैवर्सियन कैनाल। क्या होता है? हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन कैनाल। तो इस रिंग के सेंटर में होगा हैवर्सियन कैनाल। ये जो कोशिकाएं हैं जो इस प्रकार से रिंग बना ली, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के इस प्रकार से रिंग बनाती है, आपको यहां पर दिख रहा होगा। सेकेंडरी वृत्त हम बोल सकते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये ऐसे रिंग बनाती है। तो हर एक रिंग को हम लोग लेमिला बोलते हैं, हर एक रिंग को हम लोग, यहाँ देखो लिखा हुआ है लेमिला बोलते हैं। तो बहुत सारे रिंग्स बनेंगे यहाँ पर, तो लेमिले बोलेंगे। तो जब हम हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं तो उसमें हैवर्सियन कैनाल प्लस ये जो लेमिला है, लेमिले हैं, ये भी आते हैं। ये दोनों मिल करके कहलाते हैं हैवर्सियन सिस्टम। तो हैवर्सियन सिस्टम में लेमिला होगा, लेमिला आप नहीं भी याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन हैवर्सियन कैनाल आप ध्यान में रखना। इसी हैवर्सियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्तवाहिनी, नर्व्स होते हैं, तंत्रिकाएं होती है। यहां देखो आपको दिखाया गया है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा कहलाएगा हैवर्सियन सिस्टम। इसमें आपको यहां देखो ये ब्लड वेसल्स दिखाए गए हैं, ये ब्लड वेसल है हैवर्सियन कैनाल के अंदर, हैवर्सियन नाल के अंदर। ये देखो दिखाया गया है हैवर्सियन कैनाल, और इसमें आपको ये ब्लड वेसल्स दिखाए गए हैं। तो ये है एक हैवर्सियन कैनाल, ये है हैवर्सियन कैनाल, और इस दोनों हैवर्सियन कैनाल को जोड़ने वाली एक और कैनाल आपको यहाँ पर ये नजर आ रही है, ये दिख रही है, ये वाली यहाँ भी है, ये हैवर्सियन कैनाल, ये हैवर्सियन कैनाल, और यहाँ पर एक और है कैनाल जो इन दोनों ही हैवर्सियन कैनाल को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। इसे बोलते हैं वोल्कमैन्स कैनाल, नाम याद रखिएगा, वोल्कमैन्स कैनाल। और ये है हैवर्सियन कैनाल। तो हैवर्सियन कैनाल के अंदर क्या मिलेगा? रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं। हैवर्सियन कैनाल को ही सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं। एक चीज और, जो हैवर्सियन सिस्टम है इसी को हम लोग ऑस्टियोन भी बोलते हैं। यहां देखो लिखा हुआ है ऑस्टियोन। तो ये कोई नया चीज नहीं है, जो हम हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं जिसके अंदर लैमिले प्लस हैवर्सियन कैनाल आता है, उसी को हम लोग ऑस्टियोन बोलते हैं। एक पिक्चर और देख लो आप, यहां देख लो, ऊपर से दिखाया गया है ऐसे, ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमें इस प्रकार से नजर आती है। ये ऑस्टियोसाइट, ये ऑस्टियोसाइट, ये ऑस्टियोसाइट मिल करके एक रिंग बनाया, ये ऑस्टियोसाइट, ये ऑस्टियोसाइट, ये सारे ऑस्टियोसाइट देखो ये सब मिल करके फिर से एक रिंग बनाए। तो एक रिंग को हम लोग लैमिला बोलते हैं, बहुत सारे रिंग हैं तो ये लैमिले हो गए। और बीच में आपको दिखाया गया है हैवर्सियन कैनाल, जिसके अंदर तंत्रिकाएं होती है। यहाँ देख लो लिखा हुआ है नर्व और ब्लड वेसल। ये है हैवर्सियन कैनाल, ये है वोल्कमैन्स कैनाल।
मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। मास्ट कोशिकाएं ये कहाँ पाई जाती है? मास्ट सेल्स आपने देखा था, अभी मैंने आपको दिखाया था एडियोलर टिश्यू के अंदर, तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती है। मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। हिपैरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ये सारे के सारे हैं। हिपैरिन आप जानते हो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को ये जमने नहीं देता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है हिपैरिन। हिस्टामिन क्या करवाएगा? हिस्टामिन ये ब्लड सर्कुलेशन को ये इंक्रीज करवाएगा, फास्ट करवाएगा। सीरोटोनिन इसके ठीक उल्टा, ये ब्लड सर्कुलेशन को कम करेगा। निम्न में से कौन रक्त संवहन को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है? हिस्टामिन, बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन है जो ब्लड सर्कुलेशन को डिक्रीज करता है? यह है सीरोटोनिन। जब भी कभी चोट लगती है, इंजरी होता है, कहीं पर कट वट लग जाती है, तो वहां से ब्लड निकलता है, तो ब्लड के लॉस को रोकने के लिए, ताकि ज्यादा ब्लड न निकल जाए हमारे बॉडी से, जहां पे इंजरी होता है वहां पे सीरोटोनिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी उसको एक तरह से बोल दो कि दबा देता है, जकड़ लेता है। जैसे मान लो रक्तवाहिनी थी, उसका ल्यूमन इतना बड़ा था, तो ये क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट कर देगा, उसके ल्यूमन को छोटा कर देगा, ताकि कम से कम ब्लड जो हो फ्लो हो। गॉबलेट कोशिका स्रावित करती है। आप जानते हो, मैंने आपसे कहा कि जो गॉबलेट सेल है ये एक कोशिकीय ग्रंथि है, तो ये क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस, डी हमारा राइट आंसर। किसी जीवित कोशिका या उत्तकों की मृत्यु को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। जैसे देखो, कोई इंसान है, वो समय से पहले ही मर जाता है, किसी दुर्घटना में या किसी भी कारण से, किसी बीमारी से, वो समय से पहले ही मर जाता है। वैसे ही कोई सेल या फिर कोई उत्तक, ये अपने जीवन अवधि को पूरा किए ही किसी बीमारी के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण वो डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। इसे कहा जाता है नेक्रोसिस, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ लिविंग सेल और टिश्यू। नेफ्रोसिस, ये नेफ्रॉन से रिलेटेड डिजीज है, यानी बोल सकते हो ये किडनी से रिलेटेड डिजीज है नेफ्रोसिस। न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिल आप जानते हो WBC का एक टाइप है, तो न्यूट्रोफिलिया में ये होता है कि न्यूट्रोफिल जो WBC है उसकी संख्या असामान्य तरीके से बढ़ने लग जाती है, यानी हमें जरूरत नहीं है न्यूट्रोफिल की, लेकिन वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा बन रहे हैं, तो ये न्यूट्रोफिलिया एक डिजीज है। नियोप्लासिया, हाइपरप्लासिया, डाइप्लासिया आपने में भी सुना होगा। तो नियोप्लासिया ये भी है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। इसमें भी क्या होता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती है वो असामान्य तरीके से संख्या में बढ़ने लग जाती है। नियोप्लासिया ये आगे चल करके कैंसर का भी रूप ले सकती है। ए हमारा यहां पर राइट आंसर। परीक्षण के लिए कोशिकाओं या उत्तकों को शरीर से अलग करना डैश कहलाता है। एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए डॉक्टर बॉडी से सेल या फिर टिश्यू को बाहर निकालते हैं, इसे कहा जाता है बायोप्सी। ऑटोप्सी तो सिंपल पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम। वैसेक्टमी, वैसेक्टमी का मतलब होता है पुरुष नसबंदी। वैसेक्टमी में वास डिफरेंस को कट करके बांधा जाता है, यह है पुरुष नसबंदी। ट्यूबेक्टमी में फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांधा जाता है, यह है स्त्री नसबंदी। ये हमारा राइट आंसर। मोटापा निम्न में से किसके अधिकता के कारण होती है? तो ओबेसिटी हम जिसे बोलते हैं, मोटापा हम जिसे बोलते हैं, ये एक्सेस ऑफ एडिपोज टिश्यू के जमा होने से होती है। तो वसामय उत्तक यानी कि एडिपोज टिश्यू ही फैट्स को स्टोर करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडिपोज टिश्यू, क्योंकि ये फैट्स को स्टोर करके रखता है और फैट्स ये कुचालक होता है ऊष्मा के लिए। ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का कुबर ये बना होता है एडिपोज टिश्यू का। देखो ये है हम्प, ये ऊंट का, कैमल का हम्प है, इसमें स्टोर्ड है फैट्स। ऊंट आप जानते हो ये बेचारा लॉन्ग जर्नी करता है भूखे प्यासे, बिना खाए पिए इसे लंबा चलना पड़ता है, तो ऐसे में ये जिंदा कैसे रहेगा? तो इसी फैट से ये एनर्जी को लेता है। यही फैट्स टूटते हैं इसके बॉडी के अंदर और इससे इसको एनर्जी मिलती है, जिससे ये आगे और चल पाते हैं। मान लो लंबे समय तक ये चल रहा है और ये कुछ खा नहीं रहा है अपने माउथ से, बस चले जा रहा है, तो क्या होगा? जो फैट्स होंगे वो टूटेंगे, टूट करके एनर्जी इससे मिलेगी, तो धीरे धीरे ये जो फैट्स है
टूटते चले जाएंगे तो ये जो हम्प है ये धीरे धीरे फ्लैट होते चले जाते हैं। यानी मान लो अभी हम्प इस प्रकार से है तो धीरे धीरे ये ऐसे फ्लैट होते चले जाएंगे अगर ये और भी अपने माउथ से फूड को कंज्यूम नहीं करेगा तो। जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? जंतुओं के खुर, नाखून और सींग ये बने होते हैं केराटिन प्रोटीन से। केराटिन प्रोटीन ये हार्ड प्रोटीन है और वाटर प्रूफ है, यानी कि पानी को ये अपने से होकर के क्रॉस नहीं करने देता। एक कोशिका में डीएनए है, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये है न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? ये है लिम्फोसाइट, एक प्रकार का WBC लिम्फोसाइट। हाइपरप्लासिया, अभी आपने देखा था नियोप्लासिया और यहां है हाइपरप्लासिया। तो नियोप्लासिया में जो था वही यहां पर भी होगा। हाइपरप्लासिया में कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। तो नियोप्लासिया, हाइपरप्लासिया, डाइप्लासिया इन सब के कारण जो है आगे चल करके कैंसर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है लेकिन कैंसर भी हो सकता है। ब्लबर संबंधित है। देखो जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, जो जलीय स्तनधारी होते हैं, उनके स्किन के नीचे वसा की एक मोटी सी परत होती है, फैट की एक मोटी सी लेयर होती है जो इसके शरीर को ठंडे पानी में गर्म रखने में सहायता करती है। आप जानते हो जो फैट्स होते हैं यानी कि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इनके शरीर से जो हीट है वो बॉडी के बाहर न चला जाए, इसीलिए स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू की एक मोटी सी परत होती है। तो ठंडे जल में जो ये जानवर है ये चाहेंगे कि हमारे बॉडी से हीट लॉस ना हो, तो इसमें ये एडिपोज टिश्यू मदद करता है। और इसी मोटी सी परत को जो स्किन के नीचे है एडिपोज टिश्यू की, इसे ब्लबर कहा जाता है। इनमें से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। वैसे तो आप जानते हो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, लेकिन आपको इन चार में से बताना है। इन चार में से क्या हो जाएगा? बैक्टीरियम। देखो जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो साइज में बैक्टीरिया से बड़े होते हैं, लेकिन वायरस ये तो ए सेलुलर है, अकोशिकीय, हम इसे सेल तो नहीं बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर वायरस आंसर नहीं होगा, बैक्टीरियम होगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है आपके SSC के। ल्यूकेमिया या फिर इसी को बोलेंगे रक्त का कैंसर, ब्लड कैंसर, किसकी असामान्य वृद्धि से होता है? ब्लड कैंसर ये होता है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल बोल दो या फिर व्हाइट ब्लड सेल बोल दो, इसकी असामान्य वृद्धि से, अब नॉर्मल डिवीजन या फिर अब नॉर्मल ग्रोथ इन WBC, बी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है? कौन फाइब्रस प्रोटीन नहीं है? कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं फाइब्रस प्रोटीन के। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। एंजाइम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एक चीज और याद रखो, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। और ये तीनों ही एग्जांपल्स आप ध्यान में रखना, कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, ये है फाइब्रस प्रोटीन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, ए हमारा राइट आंसर। इनमें से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? इनमें से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन हम लोगों ने देखा, ये बोन के ही पार्ट्स हैं। ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्डियक मसल ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है। कार्डियक मसल ये मस्कुलर टिश्यू के ही अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा, बाकी ये सारे ही कनेक्टिव टिश्यू है। सभी जटिल जंतुओं में डैश प्रकार के मूल उत्तक पाए जाते हैं, ये भी SSC का पूछा हुआ सवाल है। सभी जटिल जंतुओं में 4 मूल प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, वही एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। इनमें से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? ब्लड, बोन, स्किन, कार्टिलेज। स्किन हमारा राइट आंसर। स्किन ये बना होता है एपिथेलियल टिश्यू से। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन है? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ह्यूमन बॉडी के अंदर यह है कनेक्टिव टिश्यू, बी हमारा राइट आंसर।
सबसे कठोर ऊतक है, इनमें से बताना है कौन सबसे कठोर ऊतक है, हार्डेस्ट टिश्यू है, यह है बोन। ए हमारा राइट आंसर। सबसे मुलायम ऊतक कौन है, यह है ब्लड। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन कंकाल ऊतक का उदाहरण है? स्केलेटल टिश्यू कौन है इसमें? स्केलेटल टिश्यू हम किसे बोलते हैं? एक तो बोन को बोलते हैं, दूसरा कार्टिलेज को बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहां पर कार्टिलेज हो जाएगा। निम्न में से कौन एक श्वेत रेशेदार ऊतक है? श्वेत रेशेदार ऊतक बोल दो या फिर इसी को आप तंतुमय बोल सकते हो। कौन श्वेत तंतुमय ऊतक है? कौन व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है टेंडन। देखो फाइब्रस टिश्यू दो प्रकार के हैं, एक है टेंडन, दूसरा है लिगामेंट। टेंडन को ही हम लोग व्हाइट फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये बने हैं कोलेजन फाइबर से, ये बने हैं कोलेजन फाइबर से, और कोलेजन फाइबर ये व्हाइट होते हैं। कोलेजन फाइबर ये व्हाइट होते हैं और ये कोलेजन फाइबर बने होते हैं कोलेजन प्रोटीन से। लिगामेंट को हम येलो फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं क्योंकि ये बने होते हैं इलास्टिक फाइबर से और ये येलो होते हैं दिखने में, और इलास्टिक फाइबर ये बने होते हैं इलास्टिन प्रोटीन से। तो ये आप ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन पीला रेशेदार ऊतक है या फिर पीला तंतुमय ऊतक है? येलो फाइब्रस टिश्यू है, ये है लिगामेंट, और व्हाइट फाइब्रस टिश्यू टेंडन। अस्थियों से संबंधित कोशिका है, इनमें से कौन है जो अस्थियों से संबंधित कोशिका है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये सारे के सारे, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोक्लास्ट, हड्डियों में। ऑस्टियोजेनिक सेल ये हड्डियों की स्टेम सेल है, ये ध्यान में रखिएगा। हड्डियों की स्टेम सेल पूछे तो ऑस्टियोजेनिक सेल, यही ऑस्टियोजेनिक सेल ऑस्टियोब्लास्ट बनाती है। इस ऑस्टियोब्लास्ट से बोन की मैट्रिक्स बनती है। बोन की जो मैट्रिक्स होती है ये ऑस्टियोब्लास्ट बनाती है, इसे बोन फॉर्मिंग सेल भी बोलते हैं, यानी कि हड्डी को बनाने वाली कोशिका। ऑस्टियोसाइट उसके बाद यही ऑस्टियोब्लास्ट फिर ऑस्टियोसाइट बनाती है। ये ऑस्टियोसाइट को हम कहते हैं बोन मेंटेनिंग सेल, यानी बोन को मेंटेन करने का काम ये ऑस्टियोसाइट करती है। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट को हम लोग बोलते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। बोन को डिस्ट्रॉय करने का काम, बोन को रिपेयर करने का काम ये ऑस्टियोक्लास्ट का है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है हड्डियों का निर्माण। ऑसिफिकेशन मतलब हड्डियों का निर्माण। ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर का स्टडी। सही मिलान चुनना है। लाल अस्थि मज्जा लाल रक्त कणिकाएं, लाल अस्थि मज्जा द्वारा लाल रक्त कणिकाएं बनती है। पीला अस्थि मज्जा ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। स्पॉन्जी बोन में हैवर्सियन सिस्टम, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपसे कहा हैवर्सियन सिस्टम केवल मैमल्स के बोन में, वो भी किसमें? कॉम्पैक्ट बोन में, ये गलत हो जाएगा। पेरीऑस्टियम, पेरीऑस्टियम ये अस्थि की बाहरी परत है, आउटर मोस्ट लेयर है हड्डी की, सही है। निम्न में से किस में रक्त का संवहन नहीं होता है? इनमें से किस में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है? एक तो आपने जाना था एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू में मैंने आपसे कहा था कि ये एवास्कुलर होते हैं, ब्लड सप्लाई इसमें नहीं होता है। कार्टिलेज में भी नहीं होता है, तो सी हमारा राइट आंसर, कार्टिलेज में भी नहीं होता है। ढीला संयोजी ऊतक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान में रखिएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एक तो एडिपोज और दूसरा एरियोलर, एडिपोज एंड एरियोलर। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? एरियोलर। कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं। कोलेजन और इलास्टिन ये जो दो प्रोटीन हैं ये बनाते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती है, जो बोन्स है वो मेनली बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस से। बी हमारा राइट आंसर, कैल्शियम एंड फास्फोरस से। अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल या फिर बोन रिपेयरिंग सेल, यह है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी को बनाने वाली कोशिका, ऑस्टियोसाइट हड्डी को मेंटेन करने वाली कोशिका, ऑस्टियोक्लास्ट हड्डियों की मरम्मत करने वाली कोशिका या फिर हड्डियों को नष्ट करने वाली कोशिका। अब ऐसा नहीं है कि ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये हड्डियों को कमजोर करती है, हड्डियों को नष्ट करके, नहीं, इनका हड्डी का नष्ट करना ये पॉजिटिव फंक्शन होता है हड्डियों के लिए, निगेटिव फंक्शन नहीं होता है, पॉजिटिव फंक्शन होता है। यानी ये हड्डी को अगर डिस्ट्रॉय कर रही है ऑस्टियोक्लास्ट तो ये हमारे फायदे के लिए होगा, हड्डी के फायदे के लिए होगा।
हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है दांत का जो एनामेल होता है। सी हमारा राइट आंसर। देखो हार्डेस्ट टिश्यू बोलेगा ना तब आंसर बोन होगा, लेकिन हार्डेस्ट सबस्टांस बोल दे तो एनामेल हो जाएगा। जो दांत का एनामेल है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो एनामेल है ये कोई टिश्यू नहीं है, ये कोई टिश्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग हार्डेस्ट टिश्यू में बोन आंसर करते हैं। एमिलोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। ये एमिलोब्लास्ट कोशिका हमारे दांतों में पाई जाती है और यही एमिलोब्लास्ट कोशिका एनामेल का निर्माण करती है। निम्न में से कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है? इनमें से कौन है जो लॉन्ग बोन का पार्ट नहीं है? एपीफाइसिस है, मेटाफाइसिस भी है, डायफाइसिस भी है। इनमें से कोई नहीं है जो लंबी अस्थि का भाग नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं है जो लंबी अस्थि का भाग नहीं है। ये तीनों के तीनों लंबी अस्थि के भाग हैं। यहां आप देख सकते हो ये है एपीफाइसिस, ये इतने पार्ट। उसके बाद ये जो पूरी लंबाई है ये है डायफाइसिस और ये भी है एपीफाइसिस। और इस एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में इतना पार्ट ये कहलाता है मेटाफाइसिस, जो यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप ध्यान में रखेंगे। एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, देन डायफाइसिस। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन तंत्र ये मछलियों के अस्थियों में, उभयचर के अस्थियों में, पक्षियों के अस्थियों में, स्तनधारियों के अस्थियों में, केवल स्तनधारियों के अस्थियों में। आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है? किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियल टिश्यू। ए हमारा राइट आंसर। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। ये आरआरबी में पूछा हुआ सवाल है, रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। तो विंड पाइप में मैंने आपसे कहा कि कार्टिलेज की रिंग होती है। बी हमारा राइट आंसर। एडिपोज ऊतक डैश का संग्रह करते हैं। एडिपोज टिश्यू ये स्टोर करते हैं फैट्स को। सी हमारा राइट आंसर। संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशे होते हैं या फिर संयोजी ऊतक के जो कोलेजन तंतु होते हैं वो क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर ये वाइट होता है, तो वाइट हमारा राइट आंसर। और जो इलास्टिन, इलास्टिक फाइबर, ये येलो होते हैं। डैश में खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है। इनमें से किसके खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है? शरीर में मोच आती है कार्टिलेज के खिंचाव के कारण। तो बी हमारा राइट आंसर। कार्टिलेज खिंचती है जिसके कारण मोच आती है। कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? स्केलेटल टिश्यू के अंदर बोन एंड कार्टिलेज ये दोनों आते हैं। बोन एंड कार्टिलेज ये दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो मध्य जनन स्तर, बी हमारा राइट आंसर। हमारा हृदय बना है, जो हमारा हृदय है, हार्ट है, वो बना है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। बताना है आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये। हमारा जो हार्ट है ये एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू इन सब से मिलकर के बना हुआ है। तो डी यहाँ पर 4 हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। जो हमारा अगला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 32, उसमें हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, पादप ऊतक के बारे में। थैंक यू सो मच।